नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता कन्यादान, जिसे ऋतुराज ने लिखा है। और यह कविता 10वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित है। हो सकता है किसी और पाठ्यक्रम के लिए भी हो। इस कविता में हम इसकी व्याख्या, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, भावार्थ, कविता का काव्य सौंदर्य और बोर्ड परीक्षा में इस कविता पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो बताएंगे। व्याख्या के दौरान मैं इस तरह से व्याख्या करूंगा कि बोर्ड परीक्षा में कैसे भी प्रश्न आए, जो मैंने व्याख्या की है उससे बाहर नहीं जाने पाए। तो आइए बिना देर किए पहले पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय। कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया और 40 वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। साहित्य की सेवा में लगे रहे। एमए अंग्रेजी से किया, अध्यापन अंग्रेजी का करते थे, लेकिन हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, सूरत निरत, पुल पर पानी, लीला मुखार बिंद। कवि की विशेषता क्या है वो हम देखते हैं। ऋतुराज ने समाज में हाशिए पर पड़े लोगों को अपने लेखन का विषय बनाया है। निराला के शब्दों में कहें तो जो सर्वहारा वर्ग है वो इनके लेखन का विषय है। इनकी कविताओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है। सामाजिक विडंबनाओं, सामाजिक वंचितों और शोषितों का चित्रण इनकी कविता में मार्मिक अभिव्यक्ति पाती है। इनकी कविता में लोक जीवन के, सामाजिक जीवन के यथार्थ का चित्रण है। यही कारण है कि इनकी भाषा लोक जीवन के बड़े करीब है। आइए देखते हैं कविता में क्या है। कविता में माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि बेटी, नारी को जो आदर्शवादी रूप हैं उनमें नहीं पड़ना। माँ उसको यथार्थवादी रूप ग्रहण करने की शिक्षा दे रही है। वो सीता सावित्री नहीं बनाना चाहती अपनी बेटी को। डॉक्टर लोहिया की एक पंक्ति है कि नारी का आदर्श सीता नहीं द्रौपदी है। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमारे समाज में नारी का आदर्श क्या है, हम चाहते क्या हैं। तो एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। हम चाहते क्या हैं लड़कियों से कि पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर किसी मूरख की बन परिणीता, लकड़ी सीली, आंखें गीली, घर की सबसे बड़ी पतीली, भात पकाओ, भात पकाओ, सबको खिलाओ, खुद भूखे सो जाओ। यही हमारे समाज के परंपरागत समाज में चलता है। हम भूल जाते हैं कि जो घर में हमारे बहू है, जो महिला है, चाहे वो बेटी के रूप में हो चाहे पत्नी के रूप में, उससे हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर वो पत्नी है, मान लेते हैं उसके कोख में कोई बच्चा पल रहा है, तो आने वाला बच्चा हमारे देश का भविष्य बनेगा। वो बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है, सेना का बड़ा जवान बन सकता है, कोई बहादुर सिपाही बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम उसे उचित पोषण नहीं देंगे तो कैसे हम अपने देश के भविष्य को आगे ले जा पाएंगे। हम तो अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। हम अपने देश के भविष्य के साथ समझौता कर रहे हैं, उसको पुट डाउन कर रहे हैं अपनी सामाजिक मान्यताओं के चलते। ईश्वर ने लड़कियों को इस तरह से बनाया है कि उन्हें अधिक पोषण की जरूरत है, खास करके गर्भावस्था में। लेकिन जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं क्या है, वो उसे सबसे ज़्यादा, सबसे कम बचा खुचा खिलाने की परंपरा है लड़कियों को। नहीं, बेटी है क्या करना है, लड़की है, जबकि ज़्यादा की ज़रूरत है। शायद इसलिए भी हमारा समाज दुनिया के दौड़ में पिछड़ गया। जैसे समाज के दो पहिए होते हैं ना, तो स्त्री भी एक पहिया है। अगर एक ही पहिए में कोई गाड़ी चलेगी तो कितना अच्छा चलेगी। कुछ यही बात है। इसी बात को जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो माननीय मुलायम सिंह ने कुछ अपने अंदाज में कहा था। उन्होंने कहा था हम छात्रों को संबोधित करते हुए कि न्याय अपने चूल्हे से कीजिए, और यही बात कि आप लोग खा लेते हो, महिलाएं सबसे बाद में खाती, जबकि उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। और लड़कियों को संबोधित करते हुए कहा था कि
अगर आपके साथ अत्याचार होता है तो मारो भले मत, लेकिन बेलन जरूर उठा लो। और इसी बात को मैं अपने अंदाज में कहता हूं कि काटो चाहे भले मत, लेकिन फुफकार जरूर दो। सामने वाले को एहसास होना चाहिए। इसी बात को कोई कवि कहा है कि भूख में फैली हुई मुट्ठी का नाम गया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सलवाड़ी है। कुछ यही बात ऋतुराज अपनी कविता में अपने अंदाज में कह रहे हैं। आइए अगले बिंदु पर हम नजर डालते हैं। कवि के अनुसार जो समाज ने आदर्श के मुलम्मे गढ़े हैं महिलाओं के लिए, वास्तव में उसके लिए बंधन है। वो आदर्श सिर्फ महिलाओं के लिए है, हम पुरुषों के लिए नहीं। डोरी चाहे रेशम की हो चाहे साधारण, जकड़ उतनी ही होती है। नारी की कोमलता का जो गौरवगान हमारा समाज करता है, वास्तव में वो उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाता है। माँ शिक्षा देते हुए कहती है लड़की को अपनी कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई न देना। इस पंक्ति में गहरी अर्थ व्यंजना है और इसी आदर्श का प्रतिकार है जो समाज उस पर थोपता है। आदर्श के नाम पर, सामाजिक मान्यताओं के नाम पर बेटी माँ के सबसे अधिक निकट होती है और उसके सुख दुख की साथी होती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है कि पढ़े गए पाठ ऋतुराज के कन्यादान के आधार पर बताइए कि बेटी कैसे माँ की अंतिम पूंजी है या क्यों अंतिम पूंजी है। तो क्यों? क्योंकि बेटी माँ के सबसे अधिक निकट होती है, उसके कलेजे का टुकड़ा होती है, सुख दुख की साथी होती है। बेटी माँ से सब कुछ बता देती है और माँ बेटी को सब कुछ बता देती है। इसलिए बेटी माँ की अंतिम पूंजी है। आपका जो सबसे करीबी होता है उसको सबसे करीब रखते हैं और सबसे बाद में ही कहीं खर्च करेंगे, नहीं तो नहीं खर्च करेंगे। और उससे देना, किसी को दान कर देना, कन्यादान, ये बहुत बड़े कलेजे का काम है। कोई अपने कलेजे के टुकड़े किसी को दे नहीं सकता, लेकिन माँ कैसे दे देती है। और उसका हम लोग, उसके दान का, उसकी भावनाओं की कदर ना करके हम समाज के लोग उस पर तरह तरह की यातनाएं करते हैं, तरह तरह के बंधन थोपते हैं और हद तो तब हो जाती है दहेज के नाम पर उसे जला देते हैं। कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा इस कविता की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, इसकी प्रामाणिकता को पुष्ट करती है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देना। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। प्रामाणिक मतलब वास्तविक, अंग्रेजी में ऑथेंटिक। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, किसका? माँ का। वास्तविक था, सच्चा था, लड़की को दान में देते वक्त। अब यहां पर देखिए, इस पंक्ति में गहरी अर्थ व्यंजना है। लड़की को दान में दिया जा रहा है। आप जानते हैं, दान में हम किसी वस्तु को देते हैं, व्यक्ति को नहीं देते हैं। और अगर हम किसी व्यक्ति को दान कर रहे हैं तो उसके व्यक्तित्व को खत्म कर दे रहे हैं। यहां पर यही है, हमारे समाज के पिछड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लड़की को व्यक्ति का दर्जा देते ही नहीं, वस्तु का दर्जा देते हैं। सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है, खैर पाँव की जूती जोरू। वो कहते हैं कि जोरू मतलब पत्नी, पाँव की जूती है। वो कभी नहीं कहता, उस समय का समाज, उस समय के समाज की मान्यता है, उसी को उसने अपनी पंक्तियों में कहा है। लड़की को दान में देते वक्त लड़की जैसे कोई वस्तु है, उसका कोई व्यक्तित्व नहीं। ये जो हम महिलाओं को वस्तु समझते हैं, इस पर यहाँ पर ध्यान खींचा है ऋतुराज ने, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किसकी? माँ की। अंतिम पूंजी क्या है वो मैंने आपको व्याख्या पहले बता दिया है, क्योंकि वो माँ के सबसे अधिक निकट है, माँ के कलेजे का टुकड़ा है, माँ से अपने हर सुख दुख की बात साझा करती है, इसलिए वो अंतिम पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी मतलब समझदार, अभी इतनी भोली और सरल थी
कि उससे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। इसका आशय यह है कि सुख का आभास कौन से? वैवाहिक जीवन के सुख का। लड़की के मन में जो वैवाहिक जीवन के क्षणिक सुख होते हैं उसका थोड़ा थोड़ा आभास है कि वैवाहिक जीवन, मेरी शादी होगी, हमको इतना गहने मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, अपने पति के साथ रहेंगे, सुख से रहेंगे, सारे सुख उसको याद आ रहे। राजकुमार जैसा पति होगा, स्वर्ग जैसा घर होगा, पर दुख बाँचना नहीं आता। बाँचना मतलब पढ़ना, लेकिन जो जीवन की सच्चाई है, जीवन के यथार्थ हैं, वो उसे नहीं बाँचना आता, पढ़ना नहीं आता। वो है ना कि सपनों में एक ज़िंदगी उधार से मिली, बस आँख खुली और खुशी खाक में मिली। तो बच्चा जो बच्ची है उसे नहीं पता है, लेकिन माँ अनुभव में पकी हुई है, वो सब बता रही है। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश मतलब जो बहुत वैवाहिक जीवन की अस्पष्ट समझ है उसके मन में, लड़की की, उसकी पाठिका थी। मतलब वैवाहिक जीवन का उसे ज्ञान नहीं कि विवाह होगा तो हमारे जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी। सिर्फ उसे उसकी एक सुखद अनुभूति है कि अच्छा सब कुछ होगा। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को, तुक और लय पंक्तियों में होता है, जैसे अंत में मिलता है मिलान, तुक का निर्वाह किया जाता है, तो उसी को कुछ तुक और पंक्ति लयबद्ध, जो लय में बंधी हुई पंक्तियों का बाँचने वाले ही। मतलब उसे वो वैवाहिक जीवन के सुखों का तो एहसास है, लेकिन जो कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, जीवन सफ़र में जो संघर्ष आते हैं, उसका आभास नहीं है। माँ इसीलिए उसको आगाह करते हुए कहती है, माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अपने चेहरे पर रीझना मतलब मोहित होना। माँ कह रही है कि पानी में देखकर या आईने में देखकर अपने चेहरे पर मोहित मत होना, मुग्ध मत हो जाना। क्यों? उसे पता है कि लोग उसकी सुंदरता की प्रशंसा करके, लोग उसकी ससुराल के या समाज के वस्त्र और आभूषण का दिखा दिखा करके, दे करके, वस्त्र और आभूषणों के जाल में उलझा करके उसकी अपनी जो आज़ादी है छीन लेंगे। माँ यहाँ उसे आगाह करती है कि तुम अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना इतना। तुम्हें लोग कपड़ा और गहना दे दे करके खुश करेंगे, तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, और तुम उन्हीं जालों में उलझ के रह जाओगी और तुम्हारी स्थिति कोल्हू के बैल की हो जाएगी, जो दिन भर गोल गोल घूमता लेकिन किसी मंजिल पर नहीं पहुंचता। और वास्तव में घर में काम करने वाली महिलाओं की, हाउसवाइफ की, गृहिणियों की यही हाल होती है। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह चलती रहती हैं, लेकिन कोई मंजिल नहीं होती। उसमें उनकी कला, उनका सारी प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वो कहती है कि वस्त्र और आभूषण क्या है? शब्दों के भ्रम है, शब्दों का जाल है, वो बंधन है स्त्री जीवन के। और कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आमतौर पर ससुराल में लड़कियों को दहेज के नाम पर जला दिया जाता है, या खुद उनके साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसके लिए कही है कि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। सावधान करती है जो ससुराल में कठिनाई आएंगी उसके साथ, उसके लिए। माँ ने कहा कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई ना देना। मतलब लड़की वाले गुण होने चाहिए कुछ, लेकिन अपनी कमजोरी को, अपनी सरलता को, अपनी निश्चलता को, अपनी निष्कपटता को लोगों के सामने प्रकट मत करना, नहीं लोग उसका फायदा उठाएंगे। तुम्हारी सरल हृदय होने का फायदा उठाएंगे और तुम्हारे हृदय से खेलेंगे। इसलिए लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई न देना। इसी बात को मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि जो मुलायम सिंह जी ने कहा था कि मारो भले मत, लेकिन बेलन उठा लो। अगर आप पर अन्याय हो रहा है तो काटो भले मत, लेकिन कभी कभी फुफकार देना आवश्यक है। यही बात यहाँ पर कवि अपने ढंग से कह रहा है। आइए अब हम काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को देखते हैं। भाषा सरल, सहज और स्पष्ट है। शब्दों का चयन भावानुकूल है। ये हर जगह लागू होता है, मैंने कई वीडियो में बताया है, यहाँ भी बता रहा हूँ। देते वक्त में अनुप्रास अलंकार है। अंतिम पूंजी हो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना में गहरी अर्थ व्यंजना है और विरोधाभासी अलंकार है। कविता में भावुकता नहीं, बौद्धिकता पर जोर दिया गया है। उपमा अलंकार कहाँ पर है? वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं। बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं।
बंधन है स्त्री जीवन के, यहाँ उपमा अलंकार है। प्रतीकात्मक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे अंतिम पूंजी मतलब पुत्री, धुंधला प्रकाश, वैवाहिक सुखों का अस्पष्ट ज्ञान। इस तरह से इस कविता की व्याख्या और काव्य सौंदर्य समाप्त हुआ। आपने अगर वीडियो पूरा देख ही लिया है तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें हौसला मिलता है। मुझे लगता है कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।